हेलो एवरीवन, आज डेट है 12 मार्च 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि पारासेल आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सिंगलीला नेशनल पार्क को लेकर के। तो सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो हमारे इंडिया का जो वेस्ट बंगाल स्टेट है, और वेस्ट बंगाल स्टेट में जो दार्जिलिंग एरिया है वहां पर लोकेटेड है। लास्ट ईयर ये डिसीजन लिया गया कि रेड पांडा की कुछ पॉपुलेशन जो है वो अदर प्रोटेक्टेड एरिया से सिंगलीला नेशनल पार्क में ट्रांसफर की जाएगी, जिसकी वजह से नेशनल पार्क जो है वो काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और सबसे फर्स्ट न्यूज हम डिस्कस करेंगे सिकल सेल एनीमिया डिजीज को लेकर के। यहाँ पर हमारे इंडिया ने कुछ टारगेट डिसाइड किए थे। अब उन टारगेट्स को हम कितना अचीव कर पा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं वो एक स्पेशल फॉर्मेशन में मींस सिकल के फॉर्म में जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का एक हेल्दी सर्कुलेशन जो है वो नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से जो है वो बहुत सारे डिजीज एंड डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट होने लग जाते हैं। ओके, और एवरी ईयर हमारे इंडिया में 15 लाख पीपल जो है वो सिकल सेल एनीमिया की डिजीज से इफेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर इस साल के बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस किया कि हम 2047 तक सिकल सेल एनीमिया डिजीज को इंडिया में एलिमिनेट कर देंगे। अब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए जो है वो इंडिया ने कुछ स्मॉल टारगेट भी डिसाइड किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर डिसीजन लिया गया कि 2025-26 तक जो है वो हम 7 करोड़ पर्सन जो है 7 करोड़ जो हमारी पॉपुलेशन है उसकी हम करेंगे स्क्रीनिंग, ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सा पर्सन जो है वो सिकल सेल एनीमिया से डिजीज से इफेक्टेड है। ओके, और साथ ही साथ में इसमें 2022-23 की जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए डिसीजन लिया गया था कि 1 करोड़ पीपल की हम स्क्रीनिंग कर लेंगे। लेकिन अभी जो है 31 मार्च को ये फिसल ईयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, और हमने सिर्फ 1 लाख लगभग अबाउट 1 लाख लोग जो है उनकी हमने स्क्रीनिंग की है। मतलब जो टोटल हमने 1 करोड़ पीपल का जो टारगेट रखा था उसका सिर्फ 1% जो है वो हम अचीव कर पाए हैं। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में ये बात बताई हुई है कि अगर हम इसी तरीके से अपने टारगेट्स को टाइम रहते हुए अचीव नहीं कर पाए तो जो हमने लास्ट टारगेट रखा है कि 2047 तक हम एलिमिनेट ही कर देंगे इस डिजीज को, वो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो अदर मिनिस्ट्री है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कोलेब्रेशन इस तरीके से होना चाहिए कि ये जो भी हमने टारगेट लिया है उसको हम ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेबल करवा पाएं, तभी जाकर के जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहीं पर फ्रंट पेज पर ही। तो देखो, आपने अपने एरिया में भी इस तरीके की ब्रिक बनाने वाली जो कंपनीज है, ब्रिक बनाने वाला जो एरिया है वो देखा होगा। यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो काम करते हैं। अब माइग्रेंट वर्कर्स एंड लेबरर्स जो आते हैं उनके साथ में उनकी फैमिली, उनके चिल्ड्रन भी आते हैं। तो यहाँ पर ब्रिक बनाने का जो प्रोसीजर होता है उसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है सोइल को प्रिपरेशन करना, फिर उसकी मोल्डिंग करना, फिर जो यहाँ पर आपने एक तरीके से रो लेवल पर जो आपने ब्रिक बनाई है उसको ड्राई करना सन की लाइट में, और उसके बाद में लास्ट में उसको बर्न करना। तो ये जो थर्ड प्रोसीजर होता है ब्रिक बनाने का, ब्रिक मेकिंग का, ड्राइंग, इसमें क्या किया जाता है कि जो चिल्ड्रन, जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो ब्रिक कंपनीज के जो ओनर्स होते हैं तो उनका ये मानना है कि जब ड्राइंग का जो प्रोसीजर चल रहा होता है, जैसे कि रो ब्रिक जो है वो इस तरीके से सुखाई जाती हैं, तो इनको क्या होता है कि एवरी डे 2 to 3 टाइम्स जो है इनको टर्न करना होता है ताकि ये इजीली सूख पाए। अब यहाँ पर एक बड़ा पर्सन
एडल्ट मैन एंड वीमेन अगर यहाँ पर इसको काम करने का कोशिश करेगी तो ये टूट जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है ब्रिक कंपनी के ओनर के द्वारा, ज़्यादातर के द्वारा यही सजेशन या यही स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसलिए जो है वो चिल्ड्रन का यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि रो ब्रिक जो है वो टूट ना पाए। ओके, लेकिन जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उड़ीसा स्टेट की जो पुलिस फोर्स है उन्होंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किया है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके की स्ट्रेटजी, इस तरीके का इशू जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा था। क्योंकि चाइल्डहुड लेवल पर चाइल्डहुड अगर कोई भी चिल्ड्रन जो है वो अपनी अर्ली एज में है और उसको इस तरीके से लेबर में या लेबर वर्क जो है उससे करवाया जा रहा है, तो उसके जो राइट्स हैं उससे स्नैच किए जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू फोर्स लेबर जो है, इसके बेसिस पर जो है उनके राइट्स को एक तरीके से एनक्रोच किया जा रहा है। तो उन सभी के बेसिस पर पुलिस फोर्स ने यहाँ पर एप्लीकेबल किया है कि अगर किसी ब्रिक मेकिंग कंपनी में इस तरीके का इशू या चाइल्ड लेबरर्स देखने को मिलते हैं तो ब्रिक ओनर जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसके लिए जो है ब्रिक ओनर को ये भी बोला गया है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके लेबरर्स हैं उनके चिल्ड्रन जो हैं वो स्कूल जा पाएँ, उनकी जो एजुकेशन है वो इंश्योर हो पाए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर जोशीमठ, आप सभी को पता है कि हमने बहुत बार डिस्कस किया, जनवरी में, दिसंबर में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहे थे। जोशीमठ जो है वो टाइम के साथ में सिंकिंग हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्रैक्स जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पर देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बात रखी है कि 1976 में जो मिश्रा कमेटी है, जब उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और उस रिकमेंडेशन में उन्होंने अपनी बात बताई, महेश चंद्र मिश्रा कमेटी जो है उन्होंने बोला कि देखो जोशीमठ जो एरिया है ना, वो पहले के टाइम में जो लैंड स्लिप हुई है, मतलब माउंटेन एरिया से जो स्लिप होकर के जो भी एक तरीके से वेस्टेज यहाँ पर डंप हुआ है उसकी वजह से जोशीमठ का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो जोशीमठ जो है वो एक स्टेबल एरिया नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखो पहले क्या था, जो भी लोग यहाँ पर रह रहे थे वो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर रहे थे, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ में लोगों को जो है वो वेल एस्टेब्लिश तरीके से अपने जो घर हैं, हाउसेज हैं, और भी कंस्ट्रक्शन जो है वो करने हैं, ना सिर्फ पीपल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे कि रोड प्रोजेक्ट, साथ ही साथ में जो वाटर चैनल जो हैं, जैसे कि कोई रिवर है उसको डाइवर्ट करना, उसको स्टॉप करना, ये सारे इशू रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है लैंड सिंकिंग की वो ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की सेक्रेटरी का ये बोलना है कि अगर हम उसी तरीके से नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ जी रहे होते तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर जो है वो तपोवन जो हाइड्रो पावर प्लांट है एनटीपीसी का, उसको यहाँ पर शो किया गया है। किस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर रिवर आ रही है, उसको इस तरीके से रोका जा रहा है। ओके, किसके लिए? हाइड्रो पावर बनाने के लिए। तो इन सब की वजह से जो प्रॉब्लम है, जो यहाँ का लैंड सब्सिडेंस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो हमारे हिमालयन रीजन में अगर हम बात करें तो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो हमें काफ़ी रेगुलेट करनी चाहिए, क्योंकि जो हम कनेक्टिविटी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि बॉर्डर एरियाज तक अपनी कनेक्टिविटी जो है वो हम इंश्योर कर सके, इसलिए बहुत सारे रोड प्रोजेक्ट, टनल प्रोजेक्ट्स जो हैं वहाँ पर चल रहे हैं, ताकि आर्मी की और हमारे जो वेपन है वो इजीली हम वहाँ पर डिप्लॉय कर सके अपनी बॉर्डर एरिया को इंश्योर करने के लिए। लेकिन इसकी वजह से जो हमारा माउंटेनियस रीजन है उसको हम नुकसान पहुँचाएंगे, और माउंटेनियस रीजन अगर एक तरीके से डेंजरस स्टेज में आता है तो इसकी वजह से ना सिर्फ हिली स्टेट जो है वो इफेक्टेड होंगे, जो हमारे प्लेन एरियाज है वो भी इफेक्टेड होंगे, क्योंकि बहुत सारी हमारी इंपॉर्टेंट रिवर जो है उनका ओरिजिन हिमालयन रीजन से होता है, और वहाँ से जो फिर सोइल जो होती है, फर्टाइल सोइल जो होती है, वो उन डिपॉजिट्स के रूप में यहाँ पर प्लेन एरिया में डिपॉजिट की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल सोइल, और फर्टाइल सोइल होने की वजह से प्रोडक्शन लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इसकी वजह से हिली एरियाज, और साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो जो हमारा फ्लैटन एरिया है वो भी इससे इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि एक कमेटी बनाई गई थी, हाई पावर्ड कमेटी लेड बाय फॉर्मर जज जस्टिस दीपक वर्मा,
कि जो भी और पहले ये जो कमेटी है इसको पावर दी गई थी त्रिपुरा और गुजरात स्टेट में। ओके, द एम्बिट ऑफ द कमेटी वाज अर्लियर रिस्ट्रिक्टेड टू त्रिपुरा एंड गुजरात, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो भी कैप्टिव एनिमल्स हैं उनका इम्पोर्ट और ट्रांसपोर्ट जो है उनका ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह, उन सभी को ओवरसी करने का काम करेगी ये कमेटी, ऐसा बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो कुछ स्टेट जो है वो अर्ज कर रहे हैं कि भाई आप लाइटनिंग जो होती है ना, बिजली जो चमकती है, बिजली कड़कती है और बिजली गिरने की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है एवरी ईयर, तो इसको आप एक नेचुरल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर कर दो। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये बात बोली है कि इनको जो है एक प्रोसीजर होता है इस तरीके से किसी भी जो कोई भी प्रोसीजर है उसको इम्प्लीमेंट करने का, और कोई भी अगर इशू है नेचुरल डिजास्टर है उसको नेचुरल डिजास्टर जो है वो डिक्लेयर करने का एक प्रोसीजर होता है। अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से जो है वो हमें नेचुरल डिजास्टर में एक तरह से इंक्लूड करते हैं, तो उसमें साइक्लोन, ड्रोट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेलस्टॉर्म, लैंडस्लिप, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट एंड कोल्ड वेव्स, ये सबको हम इंक्लूड करते हैं किसमें, नेचुरल डिजास्टर में। ओके, और ये सारे कवर होते हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंडर, जिसमें 75% जो है वो सेंटर फंड करता है। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि एवरी ईयर 2500 पीपल जो है वो लाइटनिंग की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ओके, अब देखो लाइटनिंग जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक भी अलग होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है हमारा इंडिया का, और जो हमारे हिली स्टेट है वहाँ पर नाइट में और अर्ली आवर्स जो होते हैं डे के, उसमें जो है वो लाइटनिंग देखने को मिलती है, लेकिन प्लेन एरिया में जो लाइटनिंग है वो डे टाइम में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से प्लेन एरिया में डेथ रेट जो है वो ज़्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी एरिया ज़्यादा इफेक्टेड है उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, और इसकी वजह से इशू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसको नेचुरल डिजास्टर में हम इंक्लूड कर लें। ओके, और ये सारा डिस्कशन कहाँ किया गया, अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि NPDRR की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, और इसमें अभी तुर्की और सीरिया का जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर जो भी अर्थक्वेक आया उसकी वजह से हम क्या क्या सीख सकते हैं उन सबको यहाँ पर डिस्कस किया गया। साथ ही साथ में और भी अदर जो नेचुरल डिजास्टर हैं उसमें अदर लेवल पर क्या क्या इशू हैं, किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है, उन सब के बारे में जो है यहाँ पर डिस्कशन किया गया। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, तो देखो 2017 में यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उसने सुप्रीम कोर्ट में एक बात बोली थी, एक गाइडलाइंस दी गई थी कि ट्रांसजेंडर जो पर्सन होते हैं, मैन के साथ में ही सेक्स रिलेशन रखते हैं, फीमेल जो है जो सेक्स वर्कर्स होती हैं उनको ब्लड डोनेट करने की अप्रूवल नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बात डिस्कस की जा रही थी कि ये जो है उनका जो इक्वलिटी वाला राइट्स है, जो उनका इंडिविजुअल राइट्स है उसको क्या करता है, हार्म पहुँचाता है। लेकिन यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री का ये बोलना है कि देखो आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल राइट्स की, लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से ब्लड डोनेट करता है जिसमें ये सारे, जैसे कि ट्रांसजेंडर कोई पर्सन है, या फिर जो मैन के साथ में ही मैन जो है वो सेक्स रिलेशन रखता है, फीमेल जो सेक्स वर्कर्स हैं, इनमें जो है वो अगर हम बात करें तो HIV के, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के और ट्रांसमिशन इन्फेक्शन जो है वो इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब इनके जो ब्लड हैं उनमें ये सारे इशू जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इन सब को लेकर के सर्वे किया गया, तो ये देखा गया कि अगर हम बात करें तो 6 to 13 टाइम्स जो है वो हायर HIV के केसेस जो हैं वो इन केसेस में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप एक पर्सनल इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी के जो राइट्स हैं उनको क्या नहीं कर सकते, हार्म नहीं पहुंचा सकते। मान लो इन कैटेगरी से बिलोंग करने वाला कोई पर्सन जो है ब्लड डोनेट कर देता है, उसमें कुछ इन्फेक्शन हुआ, मान लो किसी दूसरे पर्सन को ब्लड जो है वो डोनेट किया गया, अब उस पर्सन की बॉडी जो है उससे इफेक्ट होगी और इशू जो है वो बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए इस तरीके का जो रिस्क जो होता है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये सारा जो प्रोसीजर है वो हमने किया है। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर साइंस पेज पर, और यहाँ पर देखो वर्ल्ड का फास्टेस्ट कैमरा जो है वो बनाया गया है।
बस इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है कि इस कैमरे की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, 1.5 करोड़ रुपीस। जर्मनी और यूएस के साइंटिस्ट ने बनाया है और बहुत ही जो स्मॉल स्मॉल ड्यूरेशन के जो भी इंसिडेंट होते हैं उन सभी को ये कैमरा जो है वो फास्ट तरीके से शूट कर पाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आर्टिकल में यहाँ पर बताया गया है, यहाँ देखिए, देखो लगभग लास्ट 20 ईयर से पूरा वर्ल्ड जो है वो कोशिश कर रहा था कि हाई सीज एरिया को कैसे प्रोटेक्ट करे, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो हाई सीज एरिया को प्रोटेक्ट करने का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुआ है। और हाई सीज ट्रीटी जो है वो उस वाटर को कंप्लीट करेगी जो किसी भी नेशनल एरिया का, कोई भी जो कंट्री है उसके बॉर्डर एरिया में मान लो कोई वाटर बॉडी है तो उस वाटर बॉडी का 370 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है वो तो उस कंट्री के अंडर आएगा, और उसके बाद का जो एरिया है वाटर का उसको ये हाई सीज ट्रीटी जो है वो इसको कंट्रोल करेगी। मतलब टोटल वाटर का 70%, दीज वाटर्स अकाउंट फॉर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस। और ये जो ट्रीटी है वो इस तरीके से जो भी वो एरिया, जो भी वाटर बॉडीज जो प्रोटेक्टेड नहीं थी उनको प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो बहुत सारी जो स्पीसीज है उनको प्रोटेक्ट इससे किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आर्टिकल बताया हुआ है जापानीज एन्सेफेलिटिस वैक्सीनेशन के बारे में, कि चाइना में बनी हुई जापानीज एन्सेफेलिटिस जो डिजीज है, चाइना में बनी हुई इस डिजीज को लेकर के जो वैक्सीन है ओके वो कारगर नहीं है। कुछ हमारे इंडिया में कुछ चिल्ड्रन जिनके ऊपर ये वैक्सीन चाइना में बनी हुई इस डिजीज को लेकर के जो वैक्सीन थी वो कुछ बच्चों को लगाई गई थी, जो दोनों डोज जो है वो कंप्लीट की गई, लेकिन उसका जो रिजल्ट है मतलब जो एक एंटीबॉडीज बॉडी में डेवलप होनी चाहिए थी वो एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी में डेवलप नहीं हो पाई उस वैक्सीन के बाद में भी, और हमारे इंडिया में बनी हुई जो वैक्सीन है उसने अच्छे से काम किया है। अब ये जापानीज एन्सेफेलिटिस क्या होता है, इसमें जो है वो एक तरीके से ये जो जापानीज एन्सेफेलिटिस जो है वो एक वायरस के थ्रू होता है ओके। और ये वायरस जो है वो मॉस्किटोज के थ्रू जो है वो ह्यूमन को इफेक्ट करता है और रूरल और एग्रीकल्चर एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एशिया और वेस्ट पैसिफिक जो पार्ट है वो इसमें ज़्यादा इफेक्ट होता है, और इसमें पर्सन की जो ब्रेन जो है ना उसमें स्वेलिंग आ जाती है ओके। जैसे कि हमें क्या आता है, बुखार हो गया ओके, फीवर आ जाता है, तो किसकी वजह से होता है कि जिस वायरस से इफेक्टेड क्या है, मॉस्किटो अगर इफेक्टेड है और उसमें अगर वो पाया जा रहा है वायरस, वो ह्यूमन को बाइट किया तो वो ह्यूमन में ट्रांसफर हो गया और ह्यूमन से इफेक्ट हो गया ओके। सेम इसी तरीके से जापानीज एन्सेफेलिटिस होता है, ये भी मॉस्किटो अगर इसमें वो वायरस पाया जा रहा है उस मॉस्किटो में, ह्यूमन उससे इफेक्ट हो जाएगा उसके बाइट करने से, और इसमें ब्रेन में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि भाई जो ये चाइना में बनी हुई वैक्सीन जो है इसने अच्छे से काम नहीं किया। अब देखो इस डिजीज को जो है वो जापानीज एन्सेफेलिटिस क्यों बोला जाता है, क्योंकि 1871 में 1871 में सबसे पहले जापान में इस डिजीज का फर्स्ट केस जो है वो वहां पर देखा गया था, इसीलिए इसको जापानीज एन्सेफेलिटिस जो है वो बोला जाता है, जापान में देखा गया था फर्स्ट केस ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है वो डिफोरेस्टेशन के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके बारे में बताया हुआ है। तो देखो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये बोलता है कि 1990 से अगर हम बात करें अब तक तो 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है उसको हम खत्म कर चुके हैं। किसके लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, बायोफ्यूल के लिए। मतलब 11 बिलियन ह्यूमन को हम जितना फीड करवा सकते थे इस सेंचुरी के एंड तक जो है 11 बिलियन ह्यूमन को फीड करवाने के लिए जितना एरिया जो है वो हमें चाहिए उतना जो है वो हम क्या कर चुके हैं, एक तरीके से एलिमिनेट कर चुके हैं। अब देखो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो कहां पर खत्म हुआ है, तो इसमें आता है चाइना, अफ्रीका और इंडिया। अब देखो इसमें डिफोरेस्टेशन के मतलब पेड़ काटने के क्या क्या नुकसान है ये यहाँ पर बताए हुए हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है वो अपने कुछ डाटा रखता है अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट में, और बताता है कि पूरे अर्थ पर जितना लैंड एरिया है उसका 31% पार्ट जो है फॉरेस्ट से कवर है। लेकिन जब पेड़ों को हम काटते हैं
तो इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा रहने लग जाती है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। और डिफोरेस्टेशन की वजह से ग्लोबल ग्रीन हाउसेज जो गैसेज है उनका एमिशन जो है वो 11% तक क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। CO2, CH4, N2O, SO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की भी एक रिसर्च आई है और इसमें बताया गया है कि डिफोरेस्टेशन जो है इससे जो इन्फेक्टियस, जितना हम पेड़ों को काटेंगे उससे ज़्यादा उसकी वजह से जो इन्फेक्टियस जर्म्स जो है, जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीज जैसे कि मलेरिया, डेंगू ये होते हैं, ये और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। मतलब जितना हम पेड़ों को काटेंगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है इस तरीके की डिजीज की बढ़ने लग जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर SP काड्रेकर, एनवायरमेंटल सोसाइटीज ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बात रखी है कि सिर्फ पेड़ काटने की वजह से सिर्फ पेड़ों को नुकसान नहीं होता है, सोइल और वाटर जो है वो भी इससे नुकसान होता है, वो भी हम कम सेव कर पाते हैं। डिफोरेस्टेशन की वजह से अगर हम बात करें तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कम अवेलेबल होने लग जाता है ओपन वेल में और फ्लोइंग स्ट्रीम में। साथ ही साथ में ट्री जो है वो ट्रांसपरेशन के थ्रू जो है वो वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से रेनफॉल आती है। तो रेनफॉल में जो है वो डिक्रीज देखने को मिल जाता है जितनी ज़्यादा हम पेड़ काटेंगे। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। तो इंडिया में जो टोटल लैंड एरिया है उसका 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब टोटल लैंड एरिया का 22% जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। और हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एरिया जो है वहाँ पर 87% एरिया जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। लेकिन फॉरेस्ट एरिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वहाँ पर जब कॉलोनियल एरा था तो वहाँ पर एक पोर्ट बनाया गया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में लोग जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर जाकर के बसने लग गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वहाँ पर नए नए प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश कर रही है। तो इन सब की वजह से क्या होगा कि जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जैसे कि जो भी हमारे हाईवेज होते हैं उनको 2 लेन टू 4 लेन कन्वर्ट किया जा रहा है अदर अदर सेक्टर में। साथ ही साथ में जो हमारे हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि मुंबई टू गोवा 4 लेन हाईवे जो है इसकी वजह से बहुत सारे पेड़ों को काटा जा रहा है। ओके, और यहाँ पर बताया गया है कि हमारे इंडिया में किस तरीके से हाईवेज बन रहे हैं। और जो हमारे हिली एरियाज़ है, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर देखो 21,000, 24,000 एंड 16,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया जो है उनको क्या कर दिया गया है, एक तरीके से एलिमिनेट किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने प्रोजेक्ट यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उन्होंने क्या किया है कि नेशनल हाईवे 163 जो है उसको हम 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट करेंगे। अब इसकी वजह से 9,000 बनियान ट्री जो है वो इससे क्या होंगे, उनको खत्म किया जाएगा तेलंगाना में। अब देखो ये बनियान ट्री, ये बरगद के पेड़ अगर काट दिए जाएंगे, बहुत पुराने हैं, निजाम के टाइम में जो है उनको लगाया गया था, सेंचुरीज ओल्ड है। तो देखो इनको रिप्लेस करके फिर क्या बोला जाता है कि अच्छा जितने पेड़ काटो उतने पेड़ लगा दो। अरे एक 100 ईयर ओल्ड जो प्लांट है उसको आप कैसे जो है वो कंपैरिजन कर पाओगे एक 1 ईयर ओल्ड प्लांट से। ओके, तो हमें अगर लैंड एरिया जो है उसको अगर हमने सस्टेनेबल तरीके से यूज़ नहीं किया, फॉरेस्ट एरिया को अगर हमने इंक्रीज नहीं किया तो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे इशू इंक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ इशू इंक्रीज हो जाएंगे और टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाएगा, हीट वेव्स इशू हो जाएंगी, जो भी अदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंटेंसिटी के साथ में रेनफॉल आने लग जाएंगी, नेचुरल डिजास्टर बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से ये जो अर्थ एरिया है इसका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो हमें कम करना है और नेचुरल तरीके से अपनी लाइफ को जो है वो हमें रेगुलर करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है FAQ पेज पर, और यहाँ पर देखो क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए 7 मार्च को डिसीजन लिया गया है कि क्रिप्टो मार्केट को हम करेंगे रेगुलेट। और फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया है कि ऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो हैं उनको हम PMLA 2002 का जो एक्ट है उसके अंडर क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। PMLA एक्ट क्या है, 2002 में इसको NDA गवर्नमेंट लेकर के आई थी, और ये जो एक्ट है वो एक तरीके से वियना कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग एंड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेरर, इसको एक तरीके से
तो पीएमएलए एक्ट जो है, ये जो वियना कन्वेंशन जो बनाई गई थी, वियना कन्वेंशन जो की गई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग इसको हमको कैसे ट्रीट करें, तो इन सभी को इसको सर्व करने के लिए इंडिया एक एक्ट लेकर के आया था। ओके, ये जो लॉ है पीएमएलए एक्ट जो है वो हमारे इंडिया में जो एक तरीके से इलीगली अर्न मनी जो है उसको लीगल रूप में जो कन्वर्ट करने का जो काम करता है, उन सारे प्रोसीजर को एक तरीके से करवे करता है। और पीएमएलए एक्ट के अंदर जो है वो ईडी को पावर दी जाती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग और जो इस तरीके से कन्फिस्केट प्रॉपर्टी एंड पनिश ऑफेंडर्स। तो यहाँ पर क्या किया गया है, देखो क्रिप्टो करेंसी का यूज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ये तो आप सभी को पता है। और हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड जो है वो क्रिप्टो करेंसी का देखने को मिलता है। तो इलीगल तरीके से जो मनी है उसको अगर क्रिप्टो करेंसी में यूज़ किया जाता है, इन सबको रेगुलेट करने का काम किया जाएगा। ओके, तो हमारे इंडिया में जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, अगर उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को बाई करने में और सेल करने में, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया जो है वो इसको रिव्यू करेगी। अगर उसको लगता है कि कोई सस्पिशन है तो वो इस चीज़ को लेकर के अवेयर करेगी ईडी को। ओके, और फिर ईडी जो है वो इस एक्ट के सेक्शन 8 का जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 एंड 8 जो है उसके अंडर काम करेगा। और जो भी इस तरीके की प्रॉपर्टी है उसको कोई जुडिशियल परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसको लगता है कि हाँ कंफर्म ये लग रहा है कि गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा है, तो फिर जो है वो प्रॉपर्टी को विदाउट एनी जुडिशियल परमिशन जो है उसको सर्च एंड सीज कर सकता है। ओके, अब देखो यूपीएससी में मान लो इस एक्ट को लेकर के क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन में देंगे कि ईडी को पावर है और जुडिशियल परमिशन लेकिन उनको पहले लेनी होगी। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट है ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट, कि किसकी परमिशन लेनी है, किसके अंडर आते हैं, किस तरीके से काम करना है, इन सब को लेकर के आपको क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो ना सिर्फ इंडिया, अलग अलग कंट्री जो हैं वो रेगुलेशन करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे कि कुछ कंट्री जो है वो पहले ही लॉ बना चुकी हैं, कुछ कंट्री जो हैं वो अभी लॉ बनाने का काम कर रही हैं। यहाँ पर अलग अलग कंट्री का नाम है। चाइना, कतर, सऊदी अरेबिया जो है उन्होंने तो क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल बैन ही कर दिया है। ईयू जो है वो भी अपने लेवल पर क्रॉस जुरिडिक्शनल रेगुलेटरी सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टो असेट्स इन सब के लिए प्रिपेयर कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी लॉ बने उसका फ्रेमवर्क जो है वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से जो भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर गलत तरीके से मनी को इन्वेस्ट करके यूज़ किया जाता है तो उसको हम रेगुलेट कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, यूके की अभी जो पॉलिसी आई है कि वो क्या करेंगे, स्टॉप द बोट्स। यूके में क्या देखने को मिलता है, यूके आप सभी को पता है कि चारों तरफ है वाटर एरिया। तो वहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो सी एरिया को यूज़ करते हुए यहाँ पर इलीगल तरीके से एंटर करते हैं। तो यहाँ की जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो एक नया लॉ, एक स्ट्रिक्टर पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है कि जो भी यहाँ पर असाइलम सीकर्स आते हैं यूके में, उन सबको हम रेगुलेट कर पाएँ और ये जो बर्डन जो क्रिएट हो रहा है यूके पर उसको हम रेगुलेट कर पाएँ। अब देखो उनका जो ये स्ट्रेटजी है ना, स्टॉप द बोट्स, और जो भी ये रूल बनाने की जो उन्होंने कोशिश की है, इसको यूएन रिफ्यूजी एजेंसी यूएनएचसीआर ने जो है वो क्रिटिसाइज किया है कि आप एक तरीके से पूरे वर्ल्ड को इक्वल लेवल पर जो है वो ट्रीट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो है वो ही लोग आ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, अफगानिस्तान में तालिबान ने जब से कैप्चर किया है तो तालिबान से। ये इस तरीके की पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा पोस्ट पेंडेमिक अगर हम देखें तो इस तरीके का जो क्लैश है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखो इसमें यूके का ये मानना है कि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम बेस्ट तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। जो भी जॉब है उसमें जो है जो यूथ हमारा है उसको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बोला गया है, देखो इससे पहले भी यूके ने डिसीजन लिया था कि जो भी हमारे यहाँ पर असाइलम सीकर्स आएंगे और वो गलत तरीके से अगर यूके में एंट्री करते हैं तो उनको हम किसी थर्ड कंट्री में जो है, जैसे रवांडा के साथ में उन्होंने डिसीजन लिया कि वहाँ पर जो है उनको हम क्या कर देंगे, एस्टेब्लिश कर देंगे या किस थर्ड कंट्री में जो है उनको डिपोर्ट कर देंगे।
तो उसी पॉलिसी को और एक कड़े लेवल पर, स्ट्रिक्टर लेवल पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है कि जो भी इस तरीके से पर्सन आए उनको रेगुलेट किया जा सके और उनको काउंटर किया जा सके। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पर भी इसी तरीके की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है कि अगर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं तो उनको जो है वो पपुआ न्यू गिनिया और नोरा ऐसी कुछ साइट्स हैं, ऑफशोर डिटेंशन साइट्स, वहाँ पर उनको रखा जाता है। अभी इस नए लॉ में ये बोला जा रहा है कि देखो जो भी पर्सन है, ये जो बिल प्रपोज किया जा रहा है, इस बिल में जो है ये बात बोली गई है कि होम सेक्रेटरी जो है उसके पास में पावर रहेगी, विल रिक्वायर दैट द होम सेक्रेटरी डिटेन एंड रिमूव दोज अराइविंग्स इन द यूके इलीगली आइदर टू रवांडा और एनी अदर सेफ थर्ड कंट्री। ओके, और साथ ही साथ में उनका 28 डेज का उनका इमिग्रेशन डिटेंशन रहेगा अगर उनको अरेस्ट कर लिया जा सकता है, और जो विदाउट एनी जुडिशियल रिव्यू का कोई पावर नहीं रहेगी। राइट टू बेल जो है वो भी उनको नहीं दिया जाएगा, और सिर्फ वो पर्सन या तो माइनर है या मेडिकल अनफिट है तो उनको जो है वो कुछ छूट जो है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो एक तरीके से यूके को ऐसी कंट्री बनाना जहाँ पर जो है वहाँ के यूथ को ये अपॉर्चुनिटी मिले, और जो एक्स्ट्रा जो असाइलम सीकर्स के रूप में जो लोग आते हैं उनके लिए जो फंड यहाँ पर खर्च किया जाता है उसको हम यूके के लिए जो है वो कन्वर्ट कर सकें। इसीलिए स्ट्रिक्टर रूल्स जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से यूएस ने भी किया था कि अपने बॉर्डर एरियाज जो हैं वहाँ पर वॉल बना दो और कवर कर लो। देखो इस तरीके से अगर हम जो है, हाँ प्रोसीजर फॉलोअप होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से अगर हम स्ट्रिक्टर रूल्स करेंगे तो वो कंट्री जहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रहेगा उन लोगों को एक अच्छी जगह अवेलेबल करवाने की जो अपॉर्चुनिटी है वो कभी भी क्रिएट नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।